नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, फिर वो चाहे सूरज ही क्यों ना हो, धीरे धीरे उगता है। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएससी जीडी 2022 T20 मॉक टेस्ट सीरीज़ में। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17वां है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं प्रीवियस में जितने भी सारे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं उसका एनालिसिस आप लोग ज़रूर करते होंगे और उस हिसाब से अपनी तैयारी को भी लगातार जारी रखते होंगे। तो आइए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वल्लभी, ऑप्शन सी आबू या ऑप्शन डी पावा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, द्वितीय जैन सभा हुई थी वल्लभी, गुजरात में हुई थी ये। दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है पहली जैन महासभा कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, पहली जैन महासभा हुई थी पाटलिपुत्र में। दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि पहली जैन सभा महासभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। दोस्तों, द्वितीय जैन महासभा के कौन थे अध्यक्ष? तो ये थे श्रमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं दोस्तों? तो दोस्तों, जैन धर्म में अब तक कुल 24 तीर्थकर हुए हैं दोस्तों। पहले तीर्थकर का नाम क्या था? तो दोस्तों, ऋषभदेव था पहले तीर्थकर का नाम, और ऋषभदेव ही जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है 23वें तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे दोस्तों, सबसे आखिरी तीर्थकर किनको माना गया है? 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर थे दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि ऋषभदेव का सांकेतिक चिन्ह क्या था जो पहले तीर्थकर थे? तो ऋषभदेव का सांकेतिक चिन्ह सांड था दोस्तों। ऋषभदेव का संकेत चिन्ह क्या था? सांड था। दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है 23वें तीर्थकर जो थे आपके 23वें तीर्थकर जो पार्श्वनाथ थे उनका सांकेतिक चिन्ह क्या था? तो उनका सांकेतिक चिन्ह था सांप था दोस्तों। 24वें जो तीर्थकर थे महावीर, उनका सांकेतिक चिन्ह क्या था? तो उनका सांकेतिक चिन्ह सिंह था दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है ये महावीर के जो बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था दोस्तों। उनकी माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था दोस्तों, उनकी माता का नाम था। और दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि जो जैन धर्म में जो कितनी महासभाएं हुई हैं? तो दोस्तों, जैन धर्म में 2 ही महासभाएं हुई हैं। और बौद्ध धर्म में कितनी महासभा हुई हैं? तो बौद्ध धर्म में 4 महासभाएं हुई हैं। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका ऑप्शन है रामानुज, ऑप्शन बी है शंकराचार्य, ऑप्शन सी महावाचार्य या ऑप्शन डी विवेकानंद। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, ये थे शंकराचार्य, ऑप्शन बी। दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है रामानुज ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने दिया था विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया था। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था दोस्तों। महावाचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने द्वैत का सिद्धांत दिया था दोस्तों। और एक और थे हमारे निम्बिका आचार्य, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो उन्होंने दिया था द्वैत का सिद्धांत दिया था निम्बिका आचार्य ने। विवेकानंद की 2 पुस्तकें हैं, वो हमेशा परीक्षाओं में पूछता है। वो पुस्तकें कौन सी हैं? तो कर्मयोगी व राजयोगी, ये हमेशा परीक्षाओं में पूछता है। इनकी 2 पुस्तकें हैं, कर्मयोगी और राजयोगी। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 2 पुस्तकें हमेशा परीक्षाओं में पूछती हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ और कब दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है सिंगापुर में या उड़ीसा में या कोलकाता में या दिल्ली में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था सिंगापुर में 1943 में दिया था दोस्तों। जय हिंद का नारा भी इन्होंने ही दिया था दोस्तों, जय हिंद का नारा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था दोस्तों, उड़ीसा के कटक में 1897 में। 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था। उड़ीसा में हुआ था, कटक में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनकी एक पुस्तक भी है, आप लोग ध्यान रखेंगे, इनकी पुस्तक भी है। इस पुस्तक का नाम है इंडियन स्ट्रगल।
ये हमेशा परीक्षाओं में पूछता है। इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? तो सुभाष चंद्र की ही पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। पूछता है दोस्तों क्वेश्चन की फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। 1939 में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी दोस्तों, और इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। और ये 1938 में हरिपुरा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन 1938 में हरिपुरा में हुआ था, वो यहाँ पे अध्यक्ष इसके थे। और 1939 में जो त्रिपुरा में अधिवेशन हुआ था वहाँ के भी अध्यक्ष थे। तो 1938 और 1939 में ये कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं दोस्तों। 1938 का कहाँ हुआ था अधिवेशन? हरिपुरा में। 1939 का कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था त्रिपुरा में, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी दोस्तों। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडियन स्ट्रगल नाम है इनकी पुस्तक का नाम। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अभी भी इसका नाम भी चेंज हुआ है, तो आप लोग बताइए इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया है। तो दोस्तों फांसी की सज़ा से कौन बचा था? अशफाकुल्ला खां बचे थे, या राजेंद्र लाहिड़ी बचे थे, या राम प्रसाद बिस्मिल बचे थे, या चंद्रशेखर आज़ाद? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आज़ाद। इससे कोई संबंध ही नहीं था इसका। अशफाकुल्ला खां को फांसी की सज़ा हुई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को भी फांसी की सज़ा हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को भी फांसी की सज़ा हुई थी, और एक और थे हमारे रोशन सिंह जो थे, रोशन सिंह को भी फांसी की सज़ा हुई थी दोस्तों। और एक हमारे थे साचिंद्र सान्याल जो थे, उनको जो है साचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। ये काकोरी कांड कैसे कब हुआ था इसके बारे में ये जान लेते हैं। तो दोस्तों 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ गाड़ी जा रही थी। उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन नाम था उसका। तो ये जो सहारनपुर से लखनऊ वो ट्रेन जा रही थी, तो बीच में काकोरी नाम का एक स्थान पड़ता है, तो वहीं पे इस ट्रेन को लूट लिया गया था काकोरी नामक स्थान पे ही, तो इसीलिए इसका नाम हो गया काकोरी षड्यंत्र कांड। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि काकोरी जो षड्यंत्र कांड था, ये षड्यंत्र का विचार किसके मन में सबसे पहले आया था? तो दोस्तों सबसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल के मन में ही आया था ये, कि मतलब ऐसे प्लान इन्होंने ही सारा प्लान इन्होंने ही किया था, राम प्रसाद बिस्मिल में ही। और दोस्तों जैसे कि अशफाकुल्ला खां जो ऐसे ही थे, जो पहले क्रांतिकारी थे, जो पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे, जो भारत के लिए मतलब फांसी पे चढ़े थे। अक्सर परीक्षाओं में पूछता है, पहले मुस्लिम क्रांतिकारी जो जिनको फांसी हुई तो अशफाकुल्ला खां ही थे। आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो आप लोग बताइए, हड़प नीति हुई, या बंगाल विभाजन हुआ, या स्थायी बंदोबस्त हुआ, या सहायक संधि हुआ? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बताइए हड़प नीति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1848 से लेकर 1856 के बीच। लॉर्ड डलहौजी ने, जैसे हमारे क्या वो सतारा को सबसे पहले तो मिलाया था, जैतपुर को मिलाया था इसने, और संभलपुर को भी मिलाया था, अवध को भी मिलाया था। तो ये तीनों महत्वपूर्ण है, और भी बाकी राज्य है, लेकिन ये तीनों में ने सतारा, जयपुर और संभलपुर और अवध को इसने वैपत के सिद्धांत को मिलाया था। वैपत का सिद्धांत क्या होता था? वही होता था जैसे कि जिनके दत्तक पुत्र नहीं हैं, या जिनके खास मतलब उनके पुत्र नहीं है, तो उनके राज को हड़प के अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो ये 1846 से लेकर 1856 तक, जब तक इसका लॉर्ड डलहौजी का शासन था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये 19 जुलाई 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। और पूछता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कहाँ से की गई थी? तो शिमला से इसकी घोषणा हुई थी। तो देखिए इसका, और अस्थायी बंदोबस्त कब आया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था इसको, अस्थायी बंदोबस्त को, लगभग 1793 में। और सहायक संधि कब आया था? तो लॉर्ड वेलेज़ली 1798 में। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं, जैसे कि ये 1846 से ये 1900 में आया, 1905 में आया, सहायक अस्थायी बंदोबस्त 1793। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे बाद में कौन आया था? बंगाल विभाजन 1905 में। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लाया था? तो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। सहायक संधि कौन लाया था? लॉर्ड वेलेज़ली ने लाया था 1793 में। हड़प नीति क्या थी? तो हड़प नीति और वैपत का
सिद्धांत एक ही बात है दोस्तों। तो जिसका जैसे दत्तक पुत्र या उसके उनके पुत्र नहीं होते थे तो उनको अंग्रेज़ों द्वारा हड़प लिया जाता था और ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही लाया गया था। और जैसे कि देख सकते हैं आप, सतारा, संभलपुर और जैतपुर और अवध को इसी सिद्धांत के द्वारा मिला लिया गया था। बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 को हुआ था और इसकी घोषणा कहाँ से की गई थी? शिमला से की गई थी। तो देखिए, आइए अगले चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से, मतलब नेशनल प्रोडक्ट है ये, में से किसे घटाया जाता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट है ये, इसका कहने का मतलब है राष्ट्रीय सकल उत्पाद। तो इसमें क्या घटाया? प्रत्यक्ष कर घटाया जाता है, या पूंजी उपभोग छूट घटाया, या इमदाद मतलब सब्सिडी घटाया जाता है, या ब्याज घटाया जाता है? तो बताइए। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटाते हैं दोस्तों क्वेश्चन पूछता है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है? अगर प्रति व्यक्ति आय पूछे भारत का चाहे किसी भी देश का, तो राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय जितनी होगी और उस देश की जनसंख्या को जब हम डिवाइड कर देंगे तो प्रति व्यक्ति आय उस तरह निकाली जाती है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लेता है। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या होता है? ऐसे सूत्र बनाएंगे इसको। तो प्रत्येक राष्ट्रीय आय उस देश की जितनी राष्ट्रीय आय है और उस देश की जनसंख्या में डिवाइड कर देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1948 में की गई, या 1950 में, या 1956 में, 1964 में? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये भी एसएससी के भी हाल फिलहाल में जो सीजीएल के पेपर हुए थे उसी वहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बहुत ही प्रबल संभावना है कि आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम में ये देखा जा सके। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1956 में। पूछता है कि वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा एलआईसी के चेयरमैन कौन है? तो एमआर कुमार इसके चेयरमैन है वर्तमान में दोस्तों। पूछता है इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन कि इसके अध्यक्ष कौन है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में किया गया था, या 1966 में, या 1972 में, या 1990 में? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1949 में किया गया था। पूछता है क्वेश्चन, भारत में अवमूल्यन कितने बार किया गया है अब तक? तो दोस्तों 3 बार किया गया है। पहली बार 1949 में किया गया था, दूसरी बार 1966 में किया गया था दोस्तों, तीसरी बार 1991 में। कुल 3 बार अवमूल्यन किया गया है दोस्तों भारत में, स्वतंत्र भारत में। और क्वेश्चन पूछता है कि नोटबंदी कितने बार हुई है? तो एक बार 1978 में किया गया था नोटबंदी, और एक बार आप लोग जानते ही हैं अभी हाल फिलहाल में 8 नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोट मोदी जी ने रातों रात घोषणा की थी। वो भी रात 9 बजे घोषणा की थी। 500 और 1000 के नोट अब बंद होने वाले हैं। तो बंद हो ही गया था और लोगों को कितनी परेशानी हुई थी, हमको बहुत परेशानी हुई थी। चलिए कोई बात नहीं, अपना देश से परेशानी तो उठाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अवमूल्यन पहली बार कितनी बार हुई? 1949 में की गई थी। कितनी बार की गई है? कुल 3 बार अवमूल्यन हुआ अब तक, 1949, 1966 और 1991 में। अगर पूछे कि नोटबंदी कितने बार हुई है, तो नोटबंदी 1978 में और 8 नवंबर 2016 में कुल नोटबंदी 2 बार हुई है। क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत नोटबंदी कुल कितने बार? तो स्वतंत्र भारत में जब पूछे नोटबंदी तो 2 बार हुई है, लेकिन अगर पूछे कि भारत में कितनी बार हुई है, तो दोस्तों 3 बार हुई है। यही उत्तर होगा। पीसीएस का क्वेश्चन था, मैंने देखा था वहाँ पे, तो उसका आंसर उन्होंने बताया था 3। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए कच्छ का रण है, या बी दक्षिण पठार, या सी सिंधु गंगा घाटी, या डी ब्रह्मपुत्र घाटी? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होता है? तो हमारे कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है। इसके बाद कहाँ होता है? कर्नाटक के बाद पहले नंबर पर तो कर्नाटक, दूसरे नंबर पर कौन है? तो केरल है। तो आप लोग जानते हैं कि इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण पठार। दक्षिण पठार उधर ही पड़ता है, कर्नाटक और केरल की तरफ। विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है कॉफ़ी? तो ब्राज़ील में होता है, जिसे कहवा मंडी के नाम से भी जाते हैं, कहवा मंडी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून, यूरेनस, या शनि, या शुक्र? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाइटन
नेपच्यून यानी वरुण ग्रह का उपग्रह है दोस्तों। वरुण ग्रह जो है ये हरे रंग का होता है। हरा ग्रह भी इसको कहते हैं, हरा ग्रह। इसको हरा ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे मीथेन गैस की अधिकता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मीथेन गैस के यहाँ बादल बहुत ज़्यादा बनते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये सूर्य के सबसे दूर ग्रह यही है। वरुण जो है सूर्य के सबसे दूर ग्रह स्थित है। सूर्य के सबसे ज़्यादा दूर ग्रह पूछता है क्वेश्चन कि सूर्य से सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है, तो वरुण ही है, नेपच्यून ही है। ये यूरेनस अरुण क्या है? तो दोस्तों अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और इसके उपग्रह का नाम है टाइटेनिया। इसके उपग्रह का नाम क्या है? टाइटेनिया। और शुक्र जैसे बाकी सब ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन अरुण और शुक्र जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इसमें ये खासियत है। शुक्र और अरुण कहाँ घूमते हैं? पूरब से पश्चिम की ओर। और अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और अरुण के उपग्रह का नाम क्या है? टाइटेनिया है दोस्तों। शनि क्या है? शनि ग्रह जो है इसका घनत्व सबसे कम है। सभी ग्रहों में सबसे घनत्व कम इसी ग्रह का है। सबसे ज़्यादा घनत्व कम जो है शनि ग्रह का ही है। और शनि में वलय भी पाए जाते हैं। शनि ग्रह में इनके वलयों की संख्या हमेशा पूछती है कि शनि ग्रह के वलयों की संख्या कितनी है, तो 7 है। 7 वलयों की संख्या है इसकी। और शनि ग्रह का जो है उपग्रह का नाम क्या है? तो टाइटन है। टाइटन जो कि दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों। शनि ग्रह का जो उपग्रह है टाइटन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। तो बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है उसका नाम है गाइनीमीड। तो गाइनीमीड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह गाइनीमीड है। और गाइनीमीड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। और बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों सभी ग्रहों में। इस समय वर्तमान समय में बृहस्पति के टोटल उपग्रह हैं, सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के हैं। टोटल 89 उपग्रह हैं इसके। आप लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों। शुक्र ग्रह क्या है? तो ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह इसी को कहते हैं, शुक्र को ही। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी शुक्र पर ही पड़ती है। और शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं हम लोग दोस्तों। और ये ग्रह भी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। पूरब से पश्चिम की ओर कौन सी ग्रह घूमती है? तो शुक्र ग्रह घूमती है पूरब से पश्चिम की ओर। और अरुण ग्रह यूरेनस पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। बुध क्या है? शुक्र के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है दोस्तों। और किस किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है दोस्तों। लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो लाल ग्रह हम लोग मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल ग्रह पे कौन सा पर्वत है? तो ओलंपियस मेसी है पर्वत वहाँ बना। और निकस ओलंपिया सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पे है? तो मंगल ग्रह पे ही है दोस्तों। निकस ओलंपिया सबसे ऊंचा पर्वत तो मंगल ग्रह पे ही है। ओलंपियस मेसी क्या है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है वो मंगल ग्रह पे ही है दोस्तों। मंगल ग्रह के जो 2 उपग्रह हैं उनका क्या नाम है? तो फोबोस और डिमोस जो है मंगल ग्रह पे जो उपग्रह हैं उनका नाम है फोबोस और डिमोस। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, हमेशा परीक्षा में पूछता है। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी जापानी या ऑप्शन डी चीनी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों। और प्रबल संभावना है कि जीडी की किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुनामी जो है जापानी भाषा है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए। एशिया, यूरोप या अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा किलिमंजारो अफ्रीका में स्थित है। एशिया में कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? एवरेस्ट है, हिमालय अपना। यूरोप में एल्पस पर्वत है। ऑस्ट्रेलिया में क्यूस्को पर्वतमाला है सबसे ऊंचा वहाँ पे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये सभी वलित पर्वत ही ये हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, सप्ताह मंडल में या ब्रह्मंडल में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्यमंडल। मध्यमंडल को हम लोग ओजोन मंडल भी कहते हैं और ओजोन मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। और क्षोभ मंडल 8 से 18 किलोमीटर तक तो होता है क्षोभ मंडल, जिसमें बारिश जो होता है, बादल, आंधी, गरज, तूफान सब इसी में आते हैं क्षोभ मंडल में ही।
और हवाई यान कहाँ उड़ते हैं हम लोग के एरोप्लेन वगैरह, वो तो सप्ताह मंडल में उड़ते हैं दोस्तों मध्यमंडल में ओजोन जो परत होते हैं वो जो मध्यमंडल में ही होते हैं दोस्तों। ब्रह्मंडल क्या होता है, जहाँ पे अंतरिक्ष हम लोग कहा जाता है, अंतरिक्ष यहाँ से शुरुआत हो जाता है अंतरिक्ष का, तो इसको हम लोग याद रखेंगे दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यापारिक हवाएं क्या होती हैं, कैसी होती हैं व्यापारिक हवाएं? ऑप्शन ए नियमित व स्थिर, ऑप्शन बी अनियमित, ऑप्शन सी अंशतः अनियमित या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा व्यापारिक हवाएं हमेशा नियमित व स्थिर होती हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 2, ऑप्शन बी में है 3 या 4 या 5। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मानव हृदय हो या हमारे जो हैं कि पक्षी हों, इन सभी का जो है हृदय कोष्ठक 4 ही होता है। सरीसृप जो उभयचर होते हैं उनका, जैसे मछली का, हमारे ख्याल से मछली का 2 होता है, मछली का हृदय कोष्ठक 2 में होता है। और जितने भी हमारे सरीसृप हैं, जितने भी सर्वाहारी हैं, जैसे कि उभयचर प्राणी में मोटा मोटी कह दे रहा हूँ, उभयचर प्राणी जितने भी हैं तो उनका हृदय कोष्ठक 3 होता है दोस्तों। सरीसृप में जैसे मगरमच्छ हो गया और घड़ियाल हो गया, इनका हृदय कोष्ठक 4 होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और जितने भी उभयचर प्राणी हैं, सरीसृप प्राणी उभयचर, उनका हृदय कोष्ठक 3 होता है। पक्षियों का हृदय कोष्ठक 4 होता है, पक्षी का हृदय कोष्ठक कितना होता है? 4 होता है। मनुष्य का भी 4 होता है। और मछली का दोस्तों क्वेश्चन पूछे तो मछली का हृदय कोष्ठक 2 होता है दोस्तों। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी टेबल टेनिस या ऑप्शन डी लॉन टेनिस। ये देखिए बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, और ये हमारे ग्रुप डी के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, पूछ दिया था और मैं शायद ये मेरे ही शिफ्ट में पड़ गया था, बहुत मैं कन्फ्यूजन में आ गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। ये आपके जीडी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा संभावना है ऐसा प्रश्न आने के लिए, आप लोग ऐसे भी प्रश्न देख लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ हिटलर ने या जॉन नेपियर ने या मैकमिलन ने या जॉन मैकआडम ने? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रुडोल्फ ने किया था डीजल इंजन का आविष्कार। ये हमारी यूपीपी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मैंने वहाँ से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ ने किया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सर्वोच्च चालक क्या है? तो क्या है, जल है या पारा है या लकड़ी है या चमड़ा है? तो दोस्तों ऊष्मा का सबसे सर्वोत्तम चालक तो पहली बात चांदी होता है, चांदी के बाद होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद कौन सा होता है? एल्युमिनियम के बाद पारा होता है, और पारा के बाद सोना होता है दोस्तों, चांदी का सबसे सर्वोत्तम चालक। तो यहाँ पे दोस्तों कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो पारा ही है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा पारा। और ये क्रम है, चांदी में सबसे अधिक, उससे कम एल्युमिनियम में, उससे कम पारा में और उससे कम सोना में होता है दोस्तों, और उसके बाद जाके जो भी होता है उसमें होता है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में स्केचर्स जो है, हमारे स्केचर्स जो शूज आते हैं स्केचर ब्रांड के, तो उसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? करीना कपूर को या कृति सेनन को या दीपिका पादुकोण को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृति सेनन को स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जो हमारा शूज आता है आप लोगों ने देखा होगा, जैसे रिबॉक का शूज होता है, प्यूमा का होता है, तो इस तरह स्केचर भी एक कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? कृति सेनन को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? किशोर रेड्डी या ऋतु राज अवस्थी या केवी कामत या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन हमारे सीजन में आया हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों इसको आंसर हो जाएगा ऋतु राज अवस्थी ने, हमारे विधि आयोग के नए अध्यक्ष। तो दोस्तों इस तरीके से देखा आप लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि हमारे एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों कल हम मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।